नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के चैनल पे। दोस्तों, एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए 2021 में जो एग्जाम होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके लिए लाया जा रहा है और महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का साइंस के 30 प्रश्न है, यानी फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उसमें से मैं आपको डेली का डेली 30 प्रश्न कराऊंगा हर एक सेट में। साइंस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट रहेगा 25 में 25, क्योंकि आपके एग्जाम्स में एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं और इस सेट 1 है, इसका नेक्स्ट सेट भी आएगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप लोग को क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सबको ये वीडियो मिल पाए। ना सिर्फ ये एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए, बल्कि नेवी ट्रेड्समैन के लिए, नेवी एमआर एसएसआर और एए के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के एग्जाम देने वाले उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को फटाक से पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो। आगे बढ़ेंगे और आपको मैं पहले सबसे पहले एक सिलेबस दिखा देता हूं ग्रुप एयरफोर्स एक्स और वाई का, जिसमें आपका जो फेज होता है सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है और 0.25 मार्क्स यहाँ आपके नेगेटिव मार्किंग होते हैं। देखो कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। 0.25 का मतलब होता है 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही वाला भी आंसर गलत हो जाएगा, यानी 4 तो आंसर गलत होंगे ही आपके, साथ ही साथ 5वां क्वेश्चन का भी जो सही आप किए वो भी गलत हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये ऐसे जो है नेगेटिव मार्किंग। आप देखो यहाँ पे क्या क्या पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट में इंग्लिश पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, साथ ही साथ आपका जो टोटल हो गया 70 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन और आपको टाइमिंग मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटे का। तो मैं जो सेक्शन कराने वाला हूँ वो आपको कराने वाला हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। तो इस सेट में फिजिक्स का 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपका कट ऑफ रहेगा 25 और नेक्स्ट सेट में भी मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज ये रहा और आपको क्या करना है, अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर लगाना है। बताइए पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? पीडीएफ आपको नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, उष्मा गति की पहले नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उष्मा की गति, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? पहला देखिए, यह आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना को प्रस्तावित करता है, ये बिल्कुल सही है। इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है थर्मोडायनेमिक्स, जिसका फर्स्ट रूल है। दूसरा, यह एंट्रोपी की संकल्पना को प्रस्तावित करती है, ये गलत है। यही कथन गलत है। एंट्रोपी कभी कहीं से भी उष्मा की गति का पहले नियम के बारे में नहीं बताता है। उष्मा गति के सेकंड नियम के बारे में एंट्रोपी की बात कही जा रही है, ठीक है। ये सेकंड नियम होता तो सही होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये देखना है 51 52 करके। चलिए बताइए इसका क्या होगा। फिगर क्या है इसमें? करंट आई पूछा गया, वैल्यू क्या होगा इसका? देखिए इसी लेवल का क्वेश्चन आपका ग्रुप एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई में पूछा जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करते हैं हम तो उसका। सबसे पहले देखेंगे यह कौन सा लॉ है, यह किरचॉफ्स लॉ है। कौन सा लॉ है? किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, याद रहेगा। चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर यह रिलेटेड है। क्या होता है चार्ज कंजर्वेशन? किरचॉफ फर्स्ट रूल में है कि जितना चार्ज आ रही है उतना ही चार्ज बाहर भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो यहाँ पे कितने एम्पियर आ गए? टोटल 4 एम्पियर। डायरेक्शन देखना, 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर चला गया, कितने एम्पियर बच गया? 3 एम्पियर। यहाँ आए और 3 एम्पियर में से फिर 1.3 एम्पियर इधर चला जा रहा है, तो कितना बचा? 1.7 एम्पियर। तो यही 1.7 एम्पियर इस साइड से आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखना, डायरेक्शन के ऊपर ही पूरा यहाँ पे फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट बताओ, पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर जी का मान पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर गहरी खान में जी के मान के तुल्य होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेवल यही रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। रोज रात 8 बजे आपके लिए साइंस का वीडियो आएगा और रोज रात 10 बजे आपके लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, हमेशा देखना, याद रखना, अगर ये पृथ्वी है तो ऊपर अगर 2 गुना होता है ना तो नीचे कितना हो जाएगा? x। याद रखना, अगर डेप्थ में हाइट x कम होता है तो ऊपर 2 गुना उसका कम हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 10 पूछा है और क्या बोला, गहरी खान में अगर जी का मान 10 है यहाँ पे, तो पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर ऊपर तक कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर, क्योंकि 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आर त्रिज्या के खोखले धात्विक गोले को क्यों आवेश दिया गया है? इसका केंद्र पर विभव यानी पोटेंशियल पूछा गया सेंटर पे। बेहतरीन क्वेश्चन, बताइए। चलो मैं बताता हूं।
हमेशा याद रखना, कभी भी जब खोखला गोला दिया रहे, खोखला स्फीयर दिया रहे, होलो स्फीयर दिया रहे, तो उसका जो पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आई और आर होता है, ठीक है। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो, ठीक है। के क्या आता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सरफेस पे है, लेकिन सेंटर पे भी सेम होता है, वी सी और वी के जो है दोनों सेम होता है, याद रहेगा। सेंटर पे और आपके सरफेस पे दोनों का जो वी होता है सेम होता है, यानी के क्यू बाई आर कहाँ पे आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन विराम से 50 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 70 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक गति करती है, तो अंतिम अवस्था में इसकी गति जो पूछेगी है, बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी। सेशन को पहले सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले शेयर कर दीजिए, जितने लोग जुड़ेंगे पढ़ने में पढ़ाने में और भी मजा आएगा, तो जितना हो सके शेयर जरूर करना क्लास को। क्या होगा इसका आंसर बताइए, देखो क्या होगा बताओ, ध्यान से देखना। क्या पूछा गया है यहाँ पे, गतिज ऊर्जा पूछा गया है। देखो यहाँ पे अगर वोल्ट की बात करें, ठीक है, वोल्टेज की बात, पोटेंशियल की बात करें, तो वर्क डन बाय क्या होता है, चार्ज होता है, यहाँ पे होता है ना। अब देखो वर्क डन ही क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो गति कर रहा है ना, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे, उसके बाद क्यू आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं हम लोग को क्या 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 निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी आ जाएगा, क्लियर है। क्यू इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, वी क्या है, पोटेंशियल है। अब इस फॉर्मूला के लोग हम बनाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया क्यू, यहाँ पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन का जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, याद रहेगा। और v कितना हो जाएगा, 70 से 50 जा रहा है, अल्टीमेट कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब 1.6 यानी 3.2 हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो जीरो हटा देते हैं, तो इंटू 10⁻18 हो जाएगा, एक जीरो हटेगा तो याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 2 इंटू क्या होता है, 10 का पावर 1 है, तो जब ये हटेगा तो -18 हो जाएगा, याद रहेगा। तो 3.2 इंटू 10⁻18 जूल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा याद रख लेना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अर्ग मीटर इनवर्स किसका मात्रक है, बताओ, अर्ग प्रति मीटर किसका मात्रक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, देखो अर्ग क्या, अर्ग मतलब क्या होता है, वहां पे अर्ग मतलब क्या, फोर्स होता है, वर्क होता है, यानी अगर हम लोग फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से फोर्स कितना जाएगा, वर्क डन बाई डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो वर्क डन को अगर हम लोग अर्ग में लिख देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, तो अर्ग प्रति मीटर किसका है, फोर्स का यूनिट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरल आवर्त गति में किसी भी क्षण कण के त्वरण और विस्थापन का अनुपात किसकी माप है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलो यहाँ पे देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आपको पता होगा तो ये ओमेगा एक चीज आती है ना, ओमेगा आती है। अब देखो यहाँ पे त्वरण की बात कहेगी ना, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी जिसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विस्थापन, त्वरण और विस्थापन का अनुपात किस माप का, तो त्वरण हो गया आपका ए और विस्थापन हो गया एक्स, तो किसका अनुपात होती है, ओमेगा स्क्वायर, यानी कोणीय आवृत्ति का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, याद रहेगा, कोणीय आवृत्ति का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। लिफ्ट में रखी हुई स्प्रिंग तुला से एक द्रव्यमान को लटकाया गया है, लिफ्ट ऊपर की ओर उठती है, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक बढ़ता है या घटता है, बताना आपको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग जानते हैं कि अगर लिफ्ट में कोई आदमी है या फिर कोई चीज लटकाया जाता है, तो उसका जो वेट हो जाता है G+A हो जाता है, बढ़ता है, ठीक, मतलब नॉर्मली क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे जो लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की उठ रही है, लेकिन ये क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उठ रही है,
किसी भी क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्म दे देता है तो हम लोग ये डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उठ रही है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं उठ रही है तो कैसे उठ रही है? तो ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन में कोई नहीं दिखाई दे रहा क्वेश्चन ना, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन वेलोसिटी पे, तो यानी परिवर्तन वेग पर निर्भर करता है। याद रहेगा? क्लियर है? चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। दर्शाए गए चित्र से प्राप्त सही निष्कर्ष बताइए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखो, दो बर्तन है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। याद रहेगा? इसकी भी विस्कोसिटी एक होती है, इसकी भी विस्कोसिटी एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये क्या है? हम लोग अगर फॉर्मूला देख लेते हैं, कैपिलरिटी का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू रो जी एच होता है ना, रो जी एच। यहाँ पे देखो रो क्या है? डेंसिटी, दोनों पानी है तो दोनों का सेम होगा, सही है। और दोनों का एक ही हाइट तक रखा गया, ये भी सेम है। तो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करेगा? ये क्या करेंगे? डिपेंड करेगा किस पे? ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी के पेंदों पर दाब समान होगा। ठीक है, याद रहेगा? तो दाब जो है समान रहेगा, ये आपको पता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवेश का विमीय सूत्र पूछा गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स। बताओ यहां पे। क्वेश्चन नंबर यहां पे 10 है। देखो यहाँ पे आवेश, इंपल्स और आपका जो क्या होता है मोमेंटम जो होता है सेम ही होता है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है? m1 l1 t-1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी v इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी v0। दहली आवृत्ति को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी v0 या v0। तो वर्क फंक्शन का बता पूछा हुआ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, वर्क फंक्शन की अगर बात करें तो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई नॉट। फाई नॉट को हम लोग डिनोट करते हैं। अब फाई नॉट मतलब क्या होता है? एच न्यू नॉट, न्यू होता है न्यू नॉट। ठीक है, याद रहेगा? और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बिल्कुल सही है। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी क्या होता है? एच न्यू होती है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है फॉर्मूला। तो एच न्यू ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एच न्यू नॉट। क्या पूछा है? वर्क फंक्शन पूछा है ना, तो एच न्यू नॉट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र बी में सदिश क्षेत्रफल ए से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या है? यानी यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा गया है। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से देखना, फ्लक्स का जो फॉर्मूला फाई जो क्या होता है ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्रॉस में करते हैं तो बी इंटू ए कॉस थीटा हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉस थीटा हो जाती है। तो यहाँ पे बी डॉट ए डॉट दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कणिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना स्पष्ट की जा सकती है? बाय कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट द फेनोमेनन विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इज। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो प्रसारण के लिए भारत में प्रयुक्त मॉड्यूलेशन क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट आपको आंसर करना है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयाम मॉड्यूलेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोडायोड की सांकेतिक पहचान बताइए। फोटोडायोड की सांकेतिक पहचान, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोडायोड। अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इस पे लाइट जो है इंसिडेंट होती है। याद रहेगा, लाइट आके गिरती है इस पे। इसकी बात कर ले, ये क्या है? क्या ये एलईडी का सिंबल है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर है? चलो अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्या? जेनर डायोड है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक आर त्रिज्या के खोखले चालक गोले के पृष्ठ पर इतना आवेश वितरित है, गोले के अंदर केंद्र से इतना डिस्टेंस पर विद्युत विभव यानी पोटेंशियल पूछा गया। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था, खोखला गोला यानी होलो स्फीयर में जो आवेश जो पोटेंशियल रहता है सेंटर पे, वही पोटेंशियल रहता है आपका सरफेस पे, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसकी बात कही जा रही है, ये हो गया आर, और r/3 जो है इसी के अंदर होगा, क्योंकि ये r है पूरा, तो r थर्ड मतलब इसी के अंदर होगा ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में क्या है, चार्ज q है, तो नीचे इसका क्या पूछा गया, विद्युत विभव पूछा, पोटेंशियल पूछा गया है, यानी पोटेंशियल सेम होगा ना, जो ऊपर में होगा वही नीचे में होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो, जो सरफेस पे होता है, जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल सेंटर पर भी होता है। तो सरफेस पे अगर आर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस आर है, तो सेंटर पर भी यहाँ पे देखो Q/R ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ला किस भौतिक राशि की इकाई है? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती? याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंफ्रासोनिक वेव जो है या निर्वात में गमन नहीं करती, इनको मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम के ये ट्रैवल नहीं कर सकती है वैक्यूम में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु बम का विस्फोट निम्न के कारण होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सभी को पता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर है न्यूक्लियर फिजन, यानी नाभिकीय विखंडन के कारण क्या होता है, और इसमें बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस हीट और एनर्जी निकलती है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक स्वरित्र वायु में ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है तो स्वरित्र के माध्यम और वायु में निम्न में से कौन सी राशि समान रहेगी? स्वरित्र वायु बताओ, ट्यूनिंग फोर्क की बात कही जाए, ट्यूनिंग फोर्क समान रहने की बात कही गई। ध्यान रखना, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, आयाम चेंज हो जाता है, मगर आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होता, यानी फ्रीक्वेंसी हर समय सेम रहेगा, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बताओ 9 से 31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के समतुल्य द्रव्यमान, मास पूछा गया है। द मास इक्विवेलेंट ऑफ 931 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी इज, दो चीज से आप बना सकते हैं। पहला चीज जो फॉर्मूला में एक होता है कि E इक्वल्स टू होता है mc², आइंस्टाइन बाबा का रूल है, ठीक है। तो अगर हमको मास निकालना है तो कितना हो जाएगा, E बराबर E डिवाइडेड बाई c² होगा। E का वैल्यू कितना होता है 931 इंटू 10⁶ दिया हुआ यहाँ पे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर वोल्ट में चेंज करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे C का वैल्यू कितना 3 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर एक और चीज हम जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉनिक 1A में एटॉमिक यूनिट, 1 एटॉमिक यूनिट बराबर होता है 931.5, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता हम सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 AMU ही क्या होता है, 1 AMU होता है एक प्रोटॉन के बराबर, तो एक प्रोटॉन का वेट कितना 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होगा कौन सा? फटाफट आप सभी को कमेंट करना है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनेगा। पहला जो है अस्थायी चुंबक बनाने में, यानी कौन सा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर स्टील। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, विद्युत चुंबक बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या लगेगा, सॉफ्ट आयरन लगेगा, याद रहेगा। तो ये दो क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताओ क्या होगा इसका आंसर, यदि आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य कम कर दी जाए तो क्या होगा? फोटोन की बात कही जा रही है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कम कर दी जाए। तो सबसे पहले तो भाई ये फॉर्मूला आपको अभी को पता है, एनर्जी बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, एच न्यू होता है, ये एच न्यू हो गया, एनर्जी बराबर होता है एच न्यू, ठीक है। और एच न्यू का वैल्यू हम लोग पता है C/λ होता है, यानी एनर्जी लैम्डा के साथ कौन सा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
याद आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के साथ है। लैम्डा ने क्या वेवलेंथ है। अब देखो लैम्डा अगर कम हो रहा है, लेकिन लैम्डा कम होगा तो एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या तरंग अंदर कम कर दी जाए तो यानी एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। अब जो एनर्जी ज़्यादा होगा तो दो चीज़ में एनर्जी हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़, एक होता है वर्क फंक्शन में और दूसरा होता है उसका काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब वर्क फंक्शन सपोज कर अगर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो सारा का सारा एनर्जी किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी मूव करने में जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जित जो फोटोन इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ जिनमें अकेले परमाणु का चुंबकीय आघूर्णन शून्य नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है आपका 25 नंबर। बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इलेप्टिकल पाथ पे या आपका जो घुमावदार हो सर्कुलर पाथ पे अगर रोड चल रहा है तो वो कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी से चलेगा जिससे कि वो फिसल ना जाए बल्कि गाड़ी स्किड ना कर दे। तो वी मैक्स जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर का होता है म्यू कैपिटल आर स्मॉल जी, म्यू आर जी। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताओ यहाँ पे एक ही पदार्थ की दो केस नलियाँ हैं, कैपिलरिटी ट्यूब है, जिनकी रेडियस इतना और इतना है और उसको द्रव्य में डुबाया जाता है। पहला जो रेडियस 1 था जिसका, वो उसकी ऊंचाई द्रव्य की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर पहुंच जाती है उस नली में, तो दूसरे द्रव्य में कहाँ तक पहुंचेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, तो जहाँ तक कि कैपिलरिटी की बात की जा रही, कैपिलरी ट्यूब की, हमेशा याद रखना एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस का। याद रहेगा। तो अब यहाँ से हम लोग एक निकाल सकते हैं फॉर्मूला कि H2/H1 क्या हो जाएगा, R1/R2। ठीक है, R1/R2 यही ना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो H2 निकालना हुआ है और H1 दे दिया 30, R1 1 है, R2 कितना 2 है। याद रहेगा, तो कितना 15, H2 बराबर 15 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन में सी आ जाएगा। क्लियर है। तो कैपिलरिटी ट्यूब में यही फॉर्मूला कि H जो है उसके रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बताओ यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव्य के बूंद का आकार नियंत्रित होता है। सभी को पता है कोई भी जो बूंद है ना उस पर कौन सा फोर्स काम करता है, तो सरफेस टेंशन उसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सरफेस टेंशन ही कार्य करता है उसके ऊपर, तभी वो जो बारिश की बूंदें गोलाकार भी होती है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बताओ यहाँ पे जब गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है, रुद्धोष्म प्रसार का मतलब होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। देखो, जहाँ तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं ना, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू जो होता है क्या होता है, जीरो हो जाएगा। याद रहेगा। ठीक है, अब डेल्टा क्यू अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेल्टा डब्ल्यू प्लस इंटरनल एनर्जी होती है ना वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। याद रहेगा। अब देखो, अब डेल्टा डब्ल्यू जो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का डेल्टा यू हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी क्या होता है, लॉस हो रहा है, इंटरनल एनर्जी लॉस हो रहा है। याद रहेगा। तो इसका अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि प्रसार के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगती, गलत बात है। ऊर्जा की आवश्यकता रहती है और ये पात्र से नहीं, ये भी गलत है। गैस की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कार्य के लिए होता है, तो डेल्टा यू क्या है माइनस हो रहा है, मतलब क्या हो कि इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है इसलिए नेगेटिव में जा रहा है। याद रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए यदि किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर यह V वेग से चलती है तो शक्ति पूछा गया, शक्ति यानी पावर पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्रॉस में दिया हुआ है, ऐसे ये डॉट में होता है, वेक्टर की अगर बात करें तो डॉट में होता है, F डॉट भी यहाँ पर सिंपल क्रॉस में दिया है, तो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के ब्रश के बाल पानी में से बाहर लाने पर आपस में चिपक जाते, इसका कारण क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बारिश की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वो चिपक जाते हैं। याद रहेगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो छोड़ने से पहले
इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई, नेवी, ट्रेड्समैन, एमआर, एसएसआर, एसएससी, जीडी, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सबको वीडियो शेयर जरूर कर दें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए व्हाट्सएप से ग्रुप का नंबर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये प्रति महीने का फीस होता है। बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको तैयारी करनी है तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं हमसे। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।